परमाणु और अणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अणु परमाणु में क्या होता है। तो ये कुछ यौगिक हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है और सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर इनमें जैसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें 3 यहाँ पर परमाणुओं की संख्या है जिसे हम ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। 3 है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 3। अब ये 3 कैसे है? तो 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं वाटर में? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने? 1 है। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो इसलिए 3 यहाँ पर क्या हो गया? परमाणु की संख्या हो गई। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक वैसे। अब यहाँ पर जो मीथेन है, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने परमाणु हो गए? यहाँ पर 5 परमाणु हो गए। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक बोला गया। मतलब यहाँ पर जैसे 3 से ज़्यादा हो गए है ना, तो उसे हम कह सकते हैं पॉली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पॉली एटॉमिक, या इसे बोल सकते हैं पंच परमाणविक जो है या 5th एटॉमिक जो है टाइप से इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको हमने पॉली बोल सकते हैं। 3 के ऊपर जितने भी हैं उसको हम पॉली की श्रेणी में रख सकते हैं, पॉली एटॉमिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर 2 परमाणु, तो ये परमाणु की संख्या 2, इसलिए उसे बोला गया डाई। डाई को हम क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। 1 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? 1 को मोनो, 2 को डाई और 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, है ना। इसको बोलेंगे 5 है तो क्या हो जाएगा? ये पेंटा एटॉमिक हो जाएगा। 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा और 9 है तो नोना और 10 है तो डेका एटॉमिक, यहाँ पर इसे बोलेंगे। तो 4th के ऊपर या 3 के ऊपर जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉली वर्ड से हम इसे डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन में 2 है तो डायटॉमिक। और यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग तरीके के हैं, सिंगल सिंगल है यहाँ पर, तो एक ही है और एक ही है, तो इसको बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल से, तो इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि सेम है, सेम परमाणु, इसलिए क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। और दोनों जैसे अलग अलग है तो हम इसे बोल देंगे बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये होता है 2 अलग अलग, है ना, कंपाउंड। 2 अलग अलग जो परमाणु हैं उनके समूह को हम बोल देंगे बाइनरी कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए, अब इसी पर आधारित जो है हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड में होता है। भाई कैल्शियम क्लोराइड में किस तरीके से होते हैं? अभी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है। Ca कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? तो यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया, तो इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक। कितना हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक। तो यहाँ पर ये द्विपरमाणुक है, यानी कि हो जाएगा आपका डाई एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। त्रिपरमाणुक मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ट्राई एटॉमिक। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पंच परमाणुक और चतुर्परमाणुक भी यहाँ पर दिया है, तो इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? पॉली वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉली एटॉमिक हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ट्राई एटॉमिक। 1 और ये 2 टोटल हो गए 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक अणु तत्व का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक अणु तत्व का उदाहरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले में ये जो है, आप देख पा रहे होंगे, देखो एक सोडियम है, पहले वाले में एक सोडियम है ना, और एक क्लोरीन है। तो ये जो है सोडियम अपने आप में एक तत्व है, क्लोरीन भी अपने आप में एक तत्व है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 तत्व आ गए। यहाँ पर एक यौगिक जो है वो क्या होगा? 2 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी दूसरे वाले में कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 तत्व हो गए, तो ये भी क्या हमारा आंसर होगा? क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, एक तत्व अणु बोल रहा है ना, एक अणु तत्व, यानी कि एक ही तरीके के जो
एक ही तरीके से तत्व से मिलकर के जो अणु बना है उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण हुआ, 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर के एक अणु बनाया। तो यहाँ पर क्या है, एक अणु तत्व के रूप में ये हो सकता है, तो ये हमारा एक सही आंसर हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल से चौथा, तो यहाँ पर इसमें भी एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो एक ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या है। अच्छा, ये समझने वाली बात है। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण, ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होगा। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़ा होता है पदार्थ, है ना, फिर पदार्थ बनता है यौगिकों से। किससे बनता है, यौगिक से। यौगिक बनता है तत्व से, तत्व बनता है अणु से, अणु बनता है परमाणु से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कण होगा परमाणु होगा। हालांकि परमाणु के अंदर और छोटे छोटे 3 कण पाए जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है, उदासीन हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर हालांकि 3 पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन जो परमाणु होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और ये सबसे छोटा कण होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। ठीक है, परमाणु इसके लिए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारकों का द्रव्यमान, उत्पाद और अभिकारकों का द्रव्यमान समान रहता है, ये किसने सिद्ध किया था, किसने सिद्ध किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। ये खोज पर डिपेंड या बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। देखिए, सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट है ना, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है रिएक्टेंट। तो अभिकारक और प्रोडक्ट, इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, समान रहता है बोला गया है। इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो एक माइकल लोमोनोसो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात रखा था, फ्लोगिस्टन थ्योरी दी थी, है ना, लेकिन उन्होंने केवल थ्योरी में कहा, हाइपोथेसिस के रूप में कहा कि भाई द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान दोनों समान होते, बट उन्होंने इसे प्रूफ नहीं कर पाए। बाद में जो लोवेजियर थे, एंथोनी लोवेजियर, ठीक है, एंथोनी लोवेजियर, इन्होंने जो है एक सिद्धांत इसको प्रूफ किया और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उत्पाद का और अभिकारक का जो द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। तो इसके बारे में किसने बताया था, एंथोनी लोवेजियर, लोवेजियर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोवेजियर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं। ओके, तो जो अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज ए एक तत्व है, ठीक है, इसमें अणु, तो अणु क्या होता है, हम नीचे में लिखते हैं तब ये क्या हो जाएगा, अणु। जैसे एग्जांपल के लिए N2 नाइट्रोजन का एक अणु हो गया, ऑक्सीजन का एक अणु हो गया, हाइड्रोजन का एक अणु हो गया। तो हम इस तरीके से जब दो परमाणु जो होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये अणु में बदल जाता है। तो इसमें जो अणु को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं बोला गया। तो देखिए यहाँ पर है
आपका पहला ऑप्शन है अधिलिपि, जिसे हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब मैं यहाँ पर एक ये लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका बी। क्या हो गया है? बी। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, मान के चलते हैं। तो जो ए जो लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट जो है वो क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होता है, उसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। मतलब तत्व के ऊपर जो लिखा होता है वो क्या कहलाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ये अणु की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, अणु की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, अणु की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है उपलिपि, सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम उसे क्या करते हैं? नीचे की तरफ प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसी एक अणु में परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कोई अणु है, उसके परमाणु की संख्या को बताता है। तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। कोफिशिएंट में क्या होता है? हम उसके सामने लिखते हैं, है ना, गुणांक कितने हैं भाई। मोल की संख्या उसके मोलों की संख्या या उसके द्रव्यमान को क्या करता है? बताता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब स्क्रिप्ट या उपलिपि। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का अंतर किस नियम से स्पष्ट होता है? किस नियम से स्पष्ट होता है? पहला है ऑप्शन इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा ऑप्शन है निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है, ये गुणक हो गया, एक्चुअली ये है गुणांक अनुपात का नियम, है ना, ये है आपका गुणांक या सॉरी गुणित अनुपात का नियम होता है। ये क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम। चौथा है एवोगाड्रो नियम। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम इसलिए क्योंकि गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जब दो तत्व आपस में यौगिक बनाते हैं तो उनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? सरल अनुपात में होता है। देखिए इनका भी अनुपात क्या है? सरल अनुपात में। पहला कार्बन का अनुपात 1, ऑक्सीजन का अनुपात ये हो गया आपका CO, है ना। दूसरा एक कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो इसका अनुपात हो गया 2। तो सरल अनुपात मतलब 1 अनुपात ये 2 का अनुपात हुआ और यहाँ पर 1 अनुपात 1 का अनुपात हुआ। तो ये जो है गुणित अनुपात में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है उसका जो द्रव्यमान है वो 12 दिया हुआ है। कार्बन को जो द्रव्यमान है वो कितना है? 12 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। ठीक है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 दिया हुआ है। कितना है? 12 और 1। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर इसमें इसका अनुपात कितना होगा? तो कार्बन कितना है आपके पास में? 1 कार्बन है हमारे पास। कार्बन कितना है हमारे पास? 1 है। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो 1 है तो 1 गुना 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 4 है तो 4 गुना 1, क्योंकि इसका द्रव्यमान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 12 और इसका अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात तो 12 और ये 4। तो अभी इसमें हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? 12:4। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? 12:4। इसको और सरल अनुपात में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सरल अनुपात में? 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो 3:1 अगर आता है तो भी इसका जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सरल अनुपात है। तो मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 12:4। ऑप्शन नंबर बी 12:4। या इसके जगह अगर
अगर हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। द्रव्यमान अनुपात पूछा है ना, सरल अनुपात पूछता तो ये होता, सॉरी। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसको हम तो और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, द्रव्यमान का अनुपात। इसमें सरल अनुपात नहीं पूछा है। अगर ये इसके जगह क्या होता, सरल अनुपात पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता है ना, 3:1। लेकिन सिर्फ द्रव्यमान का अनुपात पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 12:4। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया, हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, 12 और क्या है 1, तो 4 का 4 हो जाएगा, तो 12:4 इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अगर इसके जगह सरल अनुपात पूछ देता तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12:4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओजोन O3 में कितने परमाणु होते हैं। तो O3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, ये सब स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। यहाँ पर हम अभी पढ़े हैं उपलिपि सब स्क्रिप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 3 है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, कितने परमाणु हो जाएंगे यहाँ पर, 3 परमाणु होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक चिन्ह, किसी तत्व का रासायनिक चिन्ह यानी केमिकल सिंबल क्या दर्शाता है। तत्व का रासायनिक चिन्ह क्या दर्शाता है, अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व, यौगिक का नाम। तो अणु की संख्या को तो प्रदर्शित नहीं करता है ना, परमाणु संख्या को भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्योंकि रासायनिक चिन्ह जो है, जैसे ये ए है और ये बी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है सी और डी, ठीक है। सी और डी या ए बी का निर्माण कर रहे हैं, मान के चलते हैं। चलिए ये ए और बी मिला है ना, और क्या बन गया, ए बी बना, ठीक है। तो अणु की संख्या को नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पर अणु वाली बात ही नहीं है ना, चिन्ह की बात कर रहे हैं। परमाणु संख्या को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये 2 अलग अलग परमाणु मिले और एक अणु बन गया है ना, तो ये भी नहीं होगा। तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तत्व का जो परमाणु है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसके प्रतिनिधित्व को दिखाता है। दिखाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो सकता है। यौगिक का नाम, तो यहाँ पर नाम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सिंबल की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सटीक आंसर हो रहा है, तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे तत्व कहा जाता है। तत्व हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1 या 2 प्रकार के परमाणु का समूह, ठीक है, 1 या 2 परमाणु। तो सबसे पहले तत्व को समझे, तत्व क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, है ना। शुद्ध प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं, है ना, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा शुद्ध प्रकार के, शुद्ध मतलब एक ही प्रकार के जो परमाणु है जब आपस में मिलते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार के शुद्ध, है ना, शुद्ध बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध प्रकार के जब परमाणु या अणु मिलते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Na है, Mg है, H2 है, N2 है, O2 है, तो ये सभी क्या होते हैं, तत्व के कैटेगरी में आते हैं। Al है ना, ये सभी तत्व के कैटेगरी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, 1 या 2 प्रकार के परमाणु का समूह। तो यहाँ पर 1 या 2 प्रकार के, अब 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हो जाएंगे तो यहाँ पर ये इससे तत्व तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे, या तो फिर वो अणु हो जाएगा या फिर यौगिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तत्व तो नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। जैसे इसके लिए देख सकते हैं, जैसे ए और बी है तो ये तत्व नहीं होगा, या तो अणु हो जाएगा या यौगिक हो जाएगा,
जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, है ना, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, है ना, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, मतलब परमाणु एक ही जैसे होंगे, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, तो इससे जो पदार्थ बनेगा, सॉरी, इससे जो पदार्थ बनेगा, इससे जो पदार्थ बनेगा N2 बनेगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, तो ये एक सही आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण। तो दो या दो से अधिक तत्व जब मिलेंगे, है ना, जैसे कि ये है एक तत्व, ये है एक दूसरा तत्व और ये है तीसरा तत्व, तो यहाँ पर ये जब तीनों मिलते हैं तो ये भाई इनका रेशियो, जैसे ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, तो ये तो यौगिक बन गया, है ना, तो इसे हम तत्व नहीं कहेंगे। परमाणु से बना कोई पदार्थ, परमाणु से बना कोई पदार्थ, ठीक है, कोई परमाणु से पदार्थ बना है, तो भाई पदार्थ बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ बनने के लिए एक ही परमाणु हो ये जरूरी नहीं है, एक ही परमाणु वो जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ जो है वो क्या होगा, तत्व होगा, क्योंकि एक ही प्रकार का रहेगा तो प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, है ना, तो उसे हम शुद्ध तरीके से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे चैनल में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप रीडिंग, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।